नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, भीषण गर्मी को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब राज्य के सभी प्राथमिक स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। यह फैसला बच्चों को लू और अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए लिया गया है। यूपी के 3,463 किसानों को होने वाला है बड़ा फायदा। यूपी के लखीमपुर खीरी के किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके लिए जिले के करीब 29,000 परिवारों में से 3,463 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन किसानों को जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद खाते में 2,000 की किस्त आनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो जीरो पावर्टी में चिन्हित परिवार भूमिहीन है, लेकिन यह जो 3,463 लोग हैं, इनके पास कुछ जमीन है। शासन ने इनकी सूची उपकृषि निदेशक को भेजकर इनका सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। किसान सम्मान निधि की गाइडलाइन के अनुसार सत्यापन करने के बाद पात्र मिलने पर इनको योजना से जोड़ा जाएगा। संभल हिंसा में खुलासा, सांसद बर्क ने कहा था, हमारी कौम हम ही पर थूकेगी। 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में नामजद आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की अब मुश्किल बढ़ गई है। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली के बयान में पुष्टि हुई है कि सांसद ने ही उन्हें कहा था कि भीड़ को एकत्र कराना है और कोर्ट कमीशन को सर्वे करने नहीं देना है। इसके चलते ही भीड़ एकत्र हुई और बवाल हो गया था, जिसमें 5 लोगों की जान गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस की पूछताछ में जफर अली ने स्वीकार किया है कि रात को सांसद से फोन पर बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बंगलुरु में हूँ, ऐसा करो कि सुबह किसी हाल में सर्वे नहीं होना चाहिए। अगर मस्जिद का सर्वे होगा तो संभल में हमारी कौम हमी पर थूकेगी। तुम जामा मस्जिद के सदर हो, आपके कहने से लोग इकट्ठा हो जाएंगे। इस बार वाटरप्रूफ मिलेंगी यूपी बोर्ड की मार्कशीट। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं व मूल्यांकन के बाद अब बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी में है। इस बार परीक्षा परिणाम के बाद परीक्षार्थियों को जो मार्कशीट दी जाएगी वह बिल्कुल नए तरीके की होगी। यह वाटरप्रूफ होगी, जो पानी में भीग जाने के बाद भी सुरक्षित रहेगी। इसके साथ ही यह इंद्रधनुष कलर में भी दिखेगी। धूप में देखने पर अलग कलर तो छांव में देखने पर अलग कलर की मार्कशीट दिखाई पड़ेगी। इसमें को A4 साइज की बन रही मार्कशीट पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार मार्कशीट को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भी यह पहल महत्वपूर्ण है। यूपी में जल्द नई ओडीओपी 2.0 नीति लाएगी योगी सरकार। यूपी में ओडीओपी योजना के तहत काम कर रहे हस्तशिल्पियों और कारोबारियों को अब अपना काम धंधा बड़े स्तर करने का मौका मिलेगा। इसके लिए यूपी सरकार ओडीओपी 2.0 नीति लाने जा रही है। इसके जरिए उद्यमियों को 5 करोड़ रुपए तक कर्ज और मिल सकेगा। अब बड़े स्तर पर उत्पाद तैयार कराने का प्रोत्साहित किया जाएगा। खास उत्पाद वाले जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करने के लिए नई नीति में प्रशिक्षण व प्रोत्साहन दिए जाएंगे। एमएसएमई विभाग की इस प्रस्तावित नीति के तहत अब उत्पादकों को 5 करोड़ रुपए का कर्ज मिल सकेगा। इसमें शर्त है कि उन्होंने पहले लिया गया 2 करोड़ का कर्ज चुका दिया हो। इस पर उन्हें 50 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 2 करोड़ की सब्सिडी पर 10 लाख की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान पहले से ही है। यूपी में अवैध वक्फ संपत्तियां जब्त करेगी योगी सरकार। योग सरकार अवैध रूप से घोषित की गई वक्फ की संपत्तियां जब्त करेगी। जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर इसे चिन्हित करने का निर्देश दे दिया गया है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक उनके अभिलेख में मात्र 2,963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं। इसके अलावा अधिकतर संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया जाना बताया जा रहा है। सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं हो सकती हैं। इसके बाद भी प्रदेश में मनमाने तरीके से खलिहान, तालाब, पोखर और ऐसी ही न जाने कितनी संपत्तियों को मनमाने तरीके से वक्फ की घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में तालाब की जमीन को वक्फ की घोषित किए जाने के बाद मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। इसके आधार पर राजस्व विभाग पूरे प्रदेश में यह सर्वे करा रहा है कि कितनी ऐसी संपत्तियों को अवैध तरीके से वक्फ बता दिया गया है। जिलाधिकारियों से इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। 800 साल पुराने जामा मस्जिद के कागजात नहीं। शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान तकरीर करते हुए कारी शफीकुर रहमान ने कहा कि मेरठ समेत देश भर से 8 करोड़ मुसलमानों ने अपने हस्ताक्षर किए हुए खत इस बिल के विरोध में भेजे थे। बावजूद इसके इस बिल को पास कर दिया गया। कहा कि कानून संशोधनों के अनुसार अब अगर जिस संपत्ति के कागज आपके पास नहीं होंगे तो वह संपत्ति सरकार ले लेगी। कहा कि यह जमा मस्जिद 800 साल पुरानी है,
इसके कागज कहां से लाए जाएंगे? इसी तरह बड़ी तादाद में संपत्ति और जमीन है। 5000 महिला परिचालकों की परिवहन निगम में होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में लगभग 5000 महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के अनुबंध के लिए उनका उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का सदस्य होना या फिर एनसीसीबी प्रमाण पत्र, एनएसएस और स्काउट गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। योगी ने लखनऊ में अनंत योजना के रजिस्ट्रेशन का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंत नगर आवास योजना का उद्घाटन किया और इसे शहर में विश्व स्तरीय आवासीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इस परियोजना में 1.5 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने की योजना है। इसमें 10,000 फ्लैट और भूखंडों वाले 7 सेक्टर का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग श्रेणियों में 5000 आवास इकाइयां 25,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करेंगी। इससे सस्ता घर लेने की लोगों की हसरत पूरी हो सकेगी। रामनवमी पर भव्य महोत्सव की तैयारी। रामनगरी अयोध्या में इस बार रामनवमी का पर्व भव्य तरीके से मनाया जाएगा। पहली बार दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। अष्टमी और नवमी के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। रामकथा पार्क के बगल पक्की पार्किंग में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में देश के नामचीन कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। योगी सरकार ड्रोन के जरिए सरयू के जल की फुहार करवाएगी। इससे श्रद्धालुओं को तपती गर्मी में राहत मिलेगी। संभल की शाही जामा मस्जिद पर हवन पूजन की कोशिश। नवरात्रि की सप्तमी पर हवन पूजन के लिए संभल की शाही जामा मस्जिद पहुंचे आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़े यह लोग दिल्ली से यहां पहुंचे थे। जुमे की नमाज के कारण यहां पहले से पुलिस सतर्क थी। ऐसे में मस्जिद से पहले ही बैरिकेडिंग पर रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि इन लोगों ने पहले भी इस तरह का प्रयास किया गया था। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जुमे की नमाज के कारण पुलिस यहां पहले से सतर्क थी। ऐसे में विवादित स्थल से 100 मीटर पहले बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच एक गाड़ी से 6 लोग विवादित स्थल की ओर जाते दिखे तो उन्हें रोककर पूछताछ की गई। पता चला कि यह लोग विवादित स्थल पर हवन और पूजा अर्चना करना चाहते थे। पुलिस तत्काल एक्टिव हो गई और सभी लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली लाया गया। यूपी के इन 22 जिलों में खुलेंगे नए सरकारी स्कूल। प्रदेश में 59 नए राजकीय माध्यमिक स्कूलों में जल्द पढ़ाई शुरू की जाएगी। नए स्कूलों में से 58 राजकीय इंटर कॉलेज व एक हाई स्कूल है। कक्षा 9 में प्रवेश के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रत्येक स्कूल में 100 सीटों पर दाखिले होंगे, यानी कुल 5900 विद्यार्थियों को सरकारी माध्यमिक स्कूल में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि इन स्कूलों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और कार्यदायी संस्थानों ने इसे विभाग को हस्तांतरित भी कर दिया है। ऐसे में जिलों में यह विद्यालय स्थापित किए गए हैं। वहां के जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह विद्यालय के संचालन की सभी जरूरी तैयारियां पूरी करें। 1 लाख रुपए के पार हो सकते हैं सोने के दाम। बरेली में शेयर बाजार की उथल पुथल के बीच निवेशकों को सोने की चमक ज्यादा रास आने लगी है। चांदी की तेज चाल भी उनको माला माल कर रही है। सोने चांदी की कीमतों में लगातार वृद्धि से साल भर के भीतर ही बिकवाली पर अच्छा लाभ मिल रहा है। सराफा कारोबारियों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में सोने चांदी की बिक्री में करीब 10% की वृद्धि हुई है। इससे उनके चेहरे खिले हुए हैं। सोने चांदी के दाम में बीते कई माह से तेजी जारी है। बृहस्पतिवार को सोना 93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम व चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलो बिकी। वक्फ बिल पर जयंत चौधरी की पार्टी रालोद में भी बगावत। वक्फ बिल पर जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल रालोद में भी बगावत हो गई है। रालोद के प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने संसद में वक्फ बिल का समर्थन करने के जयंत चौधरी के फैसले से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही पार्टी भी छोड़ दी है। शाहजेब ने एक वीडियो जारी कर जयंत चौधरी के फैसले को मुसलमानों के साथ विश्वासघात भी बताया है। अपने वीडियो में शाहजेब ने कहा कि जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर आए वही पार्टी आज मुसलमानों के खिलाफ बन रहे कानून में जयंत चौधरी ने अपनी सहमति जताई है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भी बगावत हो गई है। वहां भी इस्तीफे शुरू हुए हैं। यूपी में वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी। जिन वृद्धजनों को उनके बच्चों व परिवारीजनों ने अकेला रहने के लिए छोड़ दिया है
उन बेसहारा वृद्धों के अनुभव का उपयोग करके योगी सरकार उनको आत्मनिर्भर बनाएगी। समाज कल्याण विभाग के सभी 75 जिलों में संचालित वृद्धाश्रमों के वृद्धों के उत्थान के लिए सरकार कार्य योजना बना रही है। इन वृद्धों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिया जाएगा। तोड़फोड़ के समय किताबें समेटकर भागने वाली बच्ची की मदद करेंगे। अखिलेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वह आम्बेडकर नगर की 8 वर्षीय अनन्या यादव की शिक्षा का खर्च उठाएंगे। अनन्या का एक वीडियो काफी चर्चा में रहा, जिसमें वह अपनी झुग्गी के पास तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान किताबों को समेटते हुए दौड़ती नजर आ रही है। इस वीडियो ने उच्चतम न्यायालय सहित सभी का ध्यान आकर्षित किया है। अयोध्या में राम भक्तों पर सरयू जल की बौछार होगी। राम मंदिर में दर्शन करने के लिए रामनवमी 6 अप्रैल पर करीब 10 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस दिन 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान है। श्रद्धालुओं को तेज धूप से परेशानी न हो, रामपट पर आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर ड्रोन की मदद से सरयू का पवित्र जल की फुहारें डाली जाएंगी। राम जन्मभूमि पथ पर शेड बनवाए गए हैं ताकि धूप से श्रद्धालु ज्यादा परेशान न हो। हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्ते पर पेयजल के इंतजाम होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े 2 अहम मामलों की सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कोर्ट के अगली तारीख पर चर्चा के विषय बताए। यूपी में वक्फ बोर्ड की 83,000 लापता संपत्तियां खोजी जाएंगी। वक्फ के रूप में संपत्तियों को दर्ज करने के बाद बड़े पैमाने पर हुए फर्जीवाड़े का चिट्ठा जल्द ही सामने लाया जाएगा। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज ऐसी 83,000 गुम संपत्तियों का पता लगाया जाएगा जिनको पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। वक्फ संपत्तियों के अपलोड न करने के पीछे की मंशा पर जहां सेंट्रल वक्फ काउंसिल सवाल उठा चुका है, वहीं अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी नए सिरे से कुंडली खंगालने की तैयारी कर रहा है। दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब एक्ट बनते ही उसके दिशा निर्देशों के आधार पर विभाग वक्फ संपत्तियों की जानकारी जुटाएगा। प्रयागराज से जर्मनी भेजा गया 1000 बोतल गंगा जल। महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। पावन जल की डुबकी से कोई छूट न जाए, इसके लिए योगी सरकार ने अग्निशमन विभाग की तरफ से यूपी के सभी 75 जिलों में जल पहुंचाया। जल की मांग विदेशों से भी आनी शुरू हो गई है। NRLM उपायुक्त राजीव कुमार सिंह का कहना है कि नारी शक्ति महिला प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति की तरफ से त्रिवेणी के गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। कांच की 1000 बोतल में त्रिवेणी का पवित्र गंगा जल यहां से जर्मनी भेजा गया है। गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सुल्तानपुर रोड के हाई एक्सीडेंट जोन पर निरीक्षण कर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। NHAI, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा स्पीड लिमिट साइन बोर्ड, बैरिकेडिंग और अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। सपा कांग्रेस के पीड़िए की काट के लिए हिंदुत्व की अलख जगाएगा संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विपक्षी दलों के पीड़िए के जवाब में अब प्रखर हिंदुत्व की अलख जगाएगा। शताब्दी वर्ष में साल भर तक यह मुहिम चलेगी। इस साल अक्टूबर से लेकर सितंबर 2026 तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को उभारा जाएगा। प्रदेश भर में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। दलितों और पिछड़ों के बीच पैठ बढ़ाने की खास मुहिम चलेगी। इस काम को संघ की शाखाओं के साथ ही हर घर संपर्क के जरिए किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने केंद्र की भाजपा सरकार पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे आरोप लगाए थे। देवरिया को मिली 20 नई एम्बुलेंस की सौगात। देवरिया में शुक्रवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने 20 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इनमें एक 102 नंबर की 9 और 108 नंबर की 11 एम्बुलेंस शामिल हैं। कृषि मंत्री शाही ने बताया कि जिले में पहले से करीब 80 एम्बुलेंस कार्यरत हैं। इनमें से 4 मेडिकल कॉलेज में हैं और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रही हैं। योगी सरकार के प्रयासों से एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम 28 मिनट से घटकर अब 7 से 8 मिनट हो गया है। बिजली विभाग में संविदा पर रखे जाएंगे CA-CMI उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CA व CMI के पद पर संविदा कार्मिकों का चयन विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा। 1 साल का अनुभव रखने वालों को वरीयता दी जाएगी। यह तैनाती 3 वर्ष के लिए होगी। जरूरत के मुताबिक संविदा CA व CMI का कार्यकाल 1-1 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 2 बार बढ़ाई जा सकेगी।
गाजियाबाद में नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी। गाजियाबाद जिले के हर क्षेत्र में इंदिरापुरम, कौशाम्बी, राजनगर एक्सटेंशन, क्रॉसिंग रिपब्लिक और नेशनल हाईवे की सोसाइटी से भी ऊंची इमारतें बनेंगी। आवासीय भूखंडों में मकान के साथ दुकान खोल सकेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार की अध्यक्षता वाली प्रदेश स्तरीय कमेटी ने नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी दे दी है। शासन जल्द इस पर आपत्ति व सुझाव लेकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। इसके लागू होने से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का क्षेत्र पूरी तरह बदल जाएगा। कानपुर देहात में वक्फ बिल के बाद सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। कानपुर देहात के थाना रनिया क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। उन्होंने कानून व्यवस्था का जायजा लिया और सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। संसद में वक्फ विधेयक 2025 पारित होने के बाद जनपद में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। यूपी में सीएमओ समेत इन चिकित्सा अधिकारियों की नहीं बढ़ेगी सैलरी। भारत सरकार की जननी सुरक्षा योजना में 2017 से 2021 के बीच लाभार्थियों के भुगतान में बड़ी अनियमितता के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। यह मामला भदोही जिले का है। इसमें भदोही की तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीबीएस लक्ष्मी की 3 वेतन वृद्धि रोकने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि देने का आदेश हुआ है। इसके अलावा अनियमितता और लापरवाही में 3 अन्य चिकित्सा अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने और प्रतिकूल प्रविष्टि देने का आदेश हुआ है। 2017 से 2021 के बीच जननी सुरक्षा योजना के भुगतान में गड़बड़ी पर ऑडिट टीम ने आपत्ति की थी, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले की जांच महानिदेशक प्रशिक्षण डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल को सौंपी थी। जननी सुरक्षा योजना के भुगतान में गालमेल। यूपी के भदोही में केंद्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अनियमित भुगतान का मामला सामने आया है। साल 2017 से 2021 के बीच जननी सुरक्षा योजना के भुगतान में गड़बड़ी पकड़ में आई है। ऑडिट टीम ने जांच कर आपत्ति जाहिर की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर महानिदेशक प्रशिक्षण ने भी मामले की जांच की। इसमें खेल उजागर हुआ। डिप्टी सीएम ने तत्कालीन सीएमओ डॉ.जीबीएस लक्ष्मी की 3 वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर पहुंचे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर के तुलसीपुर में स्थित देवीपाटन मंदिर पहुंचे। उन्होंने देवीपाटन मंदिर में चल रहे 1 माह के नवरात्रि मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को देखते हुए देवीपाटन मंदिर क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुलिस टीमें सुरक्षा की निगरानी कर रही हैं। मंदिर परिसर के 3 किलोमीटर दूरी से ही सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह महिला और पुरुष पुलिस की तैनाती की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुरक्षा दल की करीब दोपहर से ही मंदिर परिसर में मौजूदगी है। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से विपक्ष के नेता राहुल गांधी को झटका लगा है। लखनऊ की सेशन कोर्ट से 200 रुपए जुर्माना लगाने और समन के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने राहुल गांधी की याचिका पर विचार करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत सत्र न्यायाधीश के पास रिवीजन याचिका दायर करने का विकल्प है। पूरा मामला विनायक दामोदर सावरकर को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी का है। वक्फ संशोधन बिल को मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दिया समर्थन। संसद में वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सरकार के प्रति आभार जताया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह बिल आम मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हित में है। इससे केवल उन भू माफियाओं को नुकसान होगा जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। मुजफ्फरनगर जेल में डीजी के निरीक्षण पर बड़ा खुलासा। मुजफ्फरनगर जिला कारागार में डीजी जेल पीवी रामा शास्त्री ने निरीक्षण किया। ये द्वारा बीएसपी के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा के पास से मोबाइल बरामदगी और जेल प्रशासन पर उनके साथ मारपीट के कथित आरोपों के बीच हुआ। निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन में हड़कंप मचा रहा। जेल परिसर में साफ सफाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। हालांकि निरीक्षण के बीच गंभीर शिकायतें भी सामने आईं। अयोध्या में रामनवमी पर उत्तरी द्वार से आएंगे वीवीआईपी।
रामनवमी मेला को लेकर जिला प्रशासन के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भी तैयारियों में जुट गया है। इस बार प्रयागराज के महाकुंभ की भीड़ को ध्यान में रखकर पूर्व से भीड़ नियंत्रण के साथ वीवीआईपी के आवागमन की व्यवस्थाओं पर मंथन कर लिया गया है। तदनुसार रणनीति बनाई गई है। इसके अनुसार ही तैयारियों को भी अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में निर्णय लिया गया है कि रामनवमी मेला के मुख्य पर्व पर वीवीआईपी का प्रवेश उत्तरी प्रवेश द्वार से कराया जाएगा। यूपी में 32 बीघा में बोई गेहूं की फसल कुर्क। यूपी के लखनऊ में मोहनलालगंज तहसील के कनकहा गांव में चारागाह के लिए सुरक्षित 32 बीघा जमीन पर कब्जा कर बोई गई गेहूं की फसल प्रशासन ने कुर्क कर ली है। मशीन से फसल कटवाकर कब्जे में ले लिया है। इसकी नीलामी की जाएगी। इसके पहले 15 लोग इस जमीन पर खेती कर रहे थे। तहसील प्रशासन ने फसल नष्ट कराकर कब्जा खाली करवा दिया था। कब्जेदारों ने फिर गेहूं की बुवाई कर दी थी। प्रयागराज में साल में 10 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किया एयरपोर्ट से सफर। प्रयागराज एयरपोर्ट ने एक नया इतिहास रच दिया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में पहली बार इस एयरपोर्ट से 10,88,000 यात्रियों ने सफर किया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस उपलब्धि के साथ प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रदेश का तीसरा ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक यात्रियों ने हवाई यात्रा की है। खास बात यह है कि प्रयागराज एयरपोर्ट से केवल घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं, फिर भी इसने यह मुकाम हासिल किया है। लखनऊ और वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहां पर यात्रियों की आवाजाही करीब 15 लाख है। कठौता झील कुकरेल नदी की सफाई न होने से नाराज। लखनऊ में कठौता झील और कुकरेल नदी की डीशिल्टिंग और ड्रेजिंग को लेकर शुक्रवार को मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने समीक्षा बैठक की। बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मंडलायुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि बरसात से पहले नदी झील की सफाई पूरी हो जाए ताकि जलभराव की समस्या न हो। जन सुनवाई पोर्टल पर बदायूं पुलिस का शानदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की पुलिस ने जन सुनवाई पोर्टल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मार्च 2025 में जिले को प्रदेश के 75 जिलों में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी जन सुनवाई पोर्टल पर बदायूं पुलिस ने विभिन्न मानकों पर उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। संदर्भों की मार्किंग में पूर्ण 10 अंक मिले। कोई शिकायत डिफॉल्टर श्रेणी में नहीं जाने से 20 अंक प्राप्त हुए। जनता की संतुष्टि के आधार पर 30 में से 20 अंक मिले। उच्चाधिकारियों के श्रेणीकरण में पूर्ण 20 अंक प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री कार्यालय से 10 अंक मिले। रैंडम श्रेणीकरण और उच्चाधिकारी कार्रवाई में भी पूर्ण अंक हासिल हुए। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर किसान यूनियन का विरोध। बरेली में भारतीय किसान यूनियन ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई है। यूनियन के जिलाध्यक्ष केशव सिंह सोलंकी ने साथियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सोलंकी ने कहा कि स्कूल ड्रेस, एडमिशन फीस, बिल्डिंग फीस और किताबों के नाम पर अभिभावकों का शोषण हो रहा है। स्कूल किताबों के लिए विशेष दुकानों की पर्चियां देते हैं। यहाँ स्कूल और दुकानदार कमीशन के नाम पर अभिभावकों से ज्यादा पैसे वसूलते हैं। आगरा में 12 अप्रैल को नहीं होगा रक्त स्वाभिमान सम्मेलन। आगरा में 12 अप्रैल को होने वाले करणी सेना के रक्त स्वाभिमान सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा ने एक वीडियो जारी कर यह जानकारी दी है। इस वीडियो में ओकेंद्र राणा ने शेर सिंह राणा के मायावती को बुलाने का विरोध करते हुए कहा कि मैं उनके नारे नहीं लगाऊंगा। ओकेंद्र राणा ने 23 मिनट 32 सेकंड के वीडियो में कहा कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि कई संगठनों के मुखिया चैनलों पर बैठकर बयान दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे लिए आगरा में प्रदर्शन करने वाले अपने लोग थे, किसी सामाजिक संगठन के नहीं थे। मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। मेरे पास हर प्रदेश में ऐसे भाई हैं। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।